पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। माँ, मैं बड़ी होकर आपकी तरह शिक्षिका बनना चाहती हूँ। हाँ, जरूर बनना। पिताजी, गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। शाबाश बेटा। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपनी बात को बोलकर अभिव्यक्त करने, सुनकर दूसरों की बात को समझने, लिखकर अपने भाव विचार व्यक्त करने एवं लिखित सामग्री को पढ़कर समझने का माध्यम भाषा है। यह बातचीत आपस में आमने सामने होती है तथा लिखित रूप में भी यह संवाद हो सकता है। यहाँ तक कि टेलीफोन तथा कंप्यूटर नेटवर्क पर दो लोगों के बीच संवाद का माध्यम भाषा ही है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर प्रकट करता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। 1 मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। बोलकर तथा सुनकर अपने भावों व विचारों को व्यक्त करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा के इस रूप में भाषा मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। उदाहरण, आपस में बातचीत करना, टेलीफोन पर वार्तालाप करना, समाचार बोलना और सुनना, वाद विवाद करना, सामूहिक परिचर्चा करना, कवि का कविता गायन करना, गायक का गीत गाना, नेताजी का भाषण देना आदि सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। 2 लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखकर तथा पढ़कर मन के भावों अथवा विचारों को प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अर्थात हम लिखकर अपनी बात व्यक्त करते हैं तथा पढ़कर दूसरे की बात समझते हैं। उदाहरण, परीक्षा देते समय उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पढ़कर उसका उत्तर लिखना, SMS करना, कंप्यूटर से ईमेल करना, समाचार पत्र पढ़ना, पत्र लिखना, लेख, निबंध, अनुच्छेद, कहानी लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यह भी जानें, मौखिक एवं लिखित रूपों के अलावा भाषा का एक रूप है सांकेतिक भाषा। जब कोई व्यक्ति अपने भावों या विचारों को बोलने या लिखने के बजाय केवल संकेतों से व्यक्त करता है तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। परंतु सांकेतिक भाषा से सभी प्रकार के विचारों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भाषा के इस रूप को व्याकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। मौखिक भाषा ध्वनि पर आधारित होती है तथा लिखित भाषा वर्ण पर। भाषा का पुराना व मौलिक रूप मौखिक है, जबकि नया तथा स्थायी रूप लिखित है। मातृभाषा, मदर टंग। प्रत्येक परिवार की अपनी एक भाषा होती है। जैसे पंजाबी परिवार में पंजाबी बोली जाती है, गुजराती परिवार में गुजराती बोली जाती है और बंगाली परिवार में बंगला बोली जाती है। एक बच्चा अपनी माँ के संपर्क में अधिक समय तक रहता है और माँ के द्वारा ही अपने परिवार की भाषा सीखता है। माता द्वारा सिखाई गई यही भाषा मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। देश के विभिन्न कार्यालयों और राजकाज के कार्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया। अतः प्रतिवर्ष
14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। हर देश में एक ऐसी भाषा होती है जो उसके अधिकतर क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है। वही उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बन जाती है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनने के सर्वथा योग्य है। यह भी जाने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, मैथिली, तेलुगु, तमिल, बंगला, पंजाबी, मलयालम, ओडिया, कन्नड़, डोगरी, कोंकणी, नेपाली, उर्दू, मराठी, सिंधी, कश्मीरी, बोडो, संथाली, गुजराती, असमिया और मणिपुरी। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, चीनी के बाद हिंदी का तीसरा स्थान है। बोली, भाषा के स्थानीय अथवा क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। हमारे देश में हिंदी की कुछ प्रचलित बोलियां हैं: हरियाणवी, गढ़वाली, राजस्थानी, ब्रज, मगही, अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी आदि। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज, अवधी बोलियां उपभाषाएं बन चुकी हैं। लिपि, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। संसार में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। नीचे कुछ भाषाओं की लिपियां दी गई हैं। भाषा, लिपि: हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, देवनागरी, मैथिली, कोंकणी, डोगरी, देवनागरी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रोमन, मलयालम, मलयालम, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, तमिल, तमिल, तेलुगु, तेलुगु। व्याकरण, प्रत्येक भाषा में लेखन के अपने नियम होते हैं। वह व्यवस्था जो भाषा को निश्चित उच्चारण और निश्चित लेखन में बांधती है उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के नियम भाषा की शुद्धता को बनाए रखते हैं। व्याकरण भाषा के अशुद्ध प्रयोग पर अंकुश लगाता है। लड़के मैदान पर खेलता है, अशुद्ध वाक्य, क्योंकि लड़के बहुवचन है। अतः क्रिया भी बहुवचन होगी, जैसे खेलते हैं तथा मैदान पर के स्थान पर मैदान में शुद्ध है। ऊंट जा रही है, अशुद्ध वाक्य, क्योंकि ऊंट पुल्लिंग है, अतः लिंग भी पुल्लिंग होगा। अतः ऊंट जा रहा है शुद्ध है। ऊपर दी गई अशुद्धियों की पहचान व्याकरण के नियमों के माध्यम से ही की जाती है। व्याकरण हमें लिंग, वचन और कारक के नियम सिखाता है। हम वाक्य में लिंग, वचन और कारक का सही प्रयोग करके ही भाषा के शुद्धतम रूप की रचना कर सकते हैं। यह भी जाने, भाषा पहले आई और उसके नियम बाद में आए। देवनागरी और रोमन लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, जबकि फारसी लिपि तथा उर्दू भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है। आपने जाना, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को सुनकर, बोलकर, पढ़कर तथा लिखकर प्रकट करता है। भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। बच्चों द्वारा अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सीखी जाने वाली सबसे पहली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रतिवर्ष
14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है।